जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे बावरा मन भाग 31। अभिमान ने तुरंत अपना फोन उठाकर राजू को कॉल किया। जी सर, जाह्नवी यहाँ से चली गई है। नजर रखो उस पर, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। उसकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। कोई भी उसे नुकसान न पहुंचा पाए और न ही उसे किसी भी तरह की तकलीफ हो। अभिमान ने कहा। जी सर, राजू ने कहा और कॉल कट कर दिया। तेजा ने भी तुरंत अर्जुन को इशारा किया तो अर्जुन ने अपने आदमियों को मैसेज कर दिया। जाह्नवी ऑटो में बैठी थी और ऑटो सड़क पर दौड़ रहा था। आंखों में आंसू भरे हुए थे और दिल में अजीब सा तूफान मचा हुआ था। पता नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, पर हमें थोड़ा समय चाहिए खुद को समझने के लिए, हमारे रिश्ते को समझने के लिए। हम जानते थे कि आपका जवाब यही होगा। आप हमें तलाक नहीं देंगे क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, जानते हैं। हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, मान नहीं रहना चाहते आपके बिना, पर ना जाने क्यों अभी आपके साथ रहने का दिल नहीं कर रहा। जब तक हमारा मन गवाही नहीं देता इस रिश्ते के लिए, तब तक हम जबरदस्ती नहीं आ सकते। क्योंकि अगर हम जबरदस्ती आपके साथ रहेंगे तो हमारे मन पर भी एक बोझ रहेगा और शायद आपके मन पर भी। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सोचे समझे इसके बारे में और उसके बाद हम निर्णय ले पाएंगे शायद कि हमें आपके साथ आगे रिश्ता रखना है कि नहीं रखता है। जानते हैं हम बहुत कठिन है ये सब हमारे लिए, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं। हम ही जानते हैं कि आपसे दूर हम कैसे रह रहे हैं, पर न जाने क्यों अभी हमारा दिल आपको माफ करने के लिए भी तैयार नहीं है। दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई है। देखते हैं किसकी जीत होती है। पर कुछ दिनों तक हम सबसे दूर रहना चाहते हैं। सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, समझना चाहते हैं खुद को और खुद की भावनाओं को। जानू ने मन ही मन सोचा, तभी ऑटो एक घर के बाहर रुका। मैडम, आपने जो एड्रेस बताया था हम वहां पहुंच गए हैं, ऑटो वाले ने कहा। तो जानू ने उसे पैसे दिए और अपना छोटा सा बैग उठाकर घर के दरवाजे की बेल बजाई। दरवाजा खुला और सामने एक औरत और एक लड़की नजर आए। आओ जाह्नवी, आपके हिसाब से रूम रेडी हो गया है, उस लड़की ने कहा। थैंक यू गुंजन जी, जाह्नवी बोली। अरे थैंक यू की क्या बात है, दिया मेरी बहन शीतल की दोस्त है। इस हिसाब से तुम भी मेरी बहन की तरह ही हो। निश्चित होकर यहाँ रहो जब तक रहना है। किसी बात की टेंशन नहीं लेना है। खाने पीना हम लोगों के साथ ही खाना है। बाकी एक रूम तुम्हारे लिए फ्री कर दिया है, बस उसका किराया तुम्हें जब सैलरी मिलने लगे उसके बाद देने लगना। तब तक किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं तुमसे किराया लेती भी नहीं, पर तुम दिया ने कहा कि तुम फ्री में नहीं रहना चाहती, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, इसलिए मैंने मना नहीं किया। गुंजन बोली। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, आपने बहुत मदद की हमारी, वरना इस अनजान शहर में हम कहाँ जाते कहाँ रहते। जानू बोली। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, कोई अनजान नहीं है। मुझे बताया है शीतल ने बहुत कुछ तुम्हारे बारे में। तुम निश्चिंत रहो, खुद का सोचो समझो, बाकी जब भी मेरी जरूरत हो मेरे साथ बैठकर डिस्कशन कर सकती हो। जानती हो ना तुम, मैं भी मनोचिकित्सक हूँ, तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। और हाँ, किसी भी रिश्ते के बारे में निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पूरा टाइम लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी माँ तुम्हारे साथ है, शीतल, दिया सब तुम्हारे साथ है। हम सब पूरी मदद करेंगे तुम्हें नॉर्मल होने के लिए, गुंजन ने कहा। तो जाह्नवी ने राहत की सांस ली और अपना बैग लेकर कमरे में चली गई। एक छोटा सा मध्यम आकार का कमरा था जिसके साथ अटैच बाथरूम थी। साथ में एक सिंगल बेड था और उससे लगी हुई एक स्टडी टेबल और चेयर। एक कपबोर्ड था जिसमें जानू ने अपना सामान रख दिया और फिर मुंह धोकर बिस्तर पर आकर बैठ गई कि तभी गुंजन की मम्मी उसके लिए चाय लेकर आ गई। आंटी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? हमने कहा है ना कि हम अपने हिसाब से खाना और चाय सब बना लेंगे। इनफैक्ट आपके लिए भी हम बना दिया करेंगे। हमें आदत है, कोई परेशानी नहीं होगी, जानू ने कहा। पता है हमें कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, पर फिर भी बच्चियों के लिए मैं ही करती रही हूँ। जिस तरीके से शीतल और गुंजन है वैसे ही तुम हो, तो फिर तुम्हारे लिए करने में क्या परेशानी मुझे? गुंजन की माँ बोली। तो जानू के चेहरे पर मुस्कान आई। यही पास में जो प्ले स्कूल है उसमें बात कर ली है हमने आंटी, 7,000 महीने देने का कहा है उन्होंने। सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक हमें स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करनी है। अगले महीने से आपको हम इस कमरे का किराया देने लगेंगे और साथ ही हमारे खाने पीने का खर्चा भी, जाह्नवी ने कहा। कहा ना सिर्फ किराया देना है, खाने पीने का खर्चा नहीं। अभी बोला ना तुमसे, जैसे गुंजन है, शीतल है, दिया है, वैसे ही तुम।
दिया ने भी कई बार यहाँ पर खाना खाया है, शीतल के साथ रुकी है तो मैंने क्या उससे पैसे लिए? तुम अगर जिद नहीं करती तो हम किराया भी नहीं लेते, पर तुम नहीं रहना चाहती थी इसलिए सिर्फ किराए की बात हुई है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1,000 इस कमरे का दे देना। गुंजन की माँ बोली। पर बात तो 2 की हुई थी ना आंटी? जानू ने कहा। हाँ तो 2 की बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी, पर 2,000 के जैसा इंतजाम भी तो होना चाहिए। इस कमरे में हमने कोई फर्नीचर भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो फिर 2,000 के लायक तो नहीं है ना। सिर्फ 1,000 देना, बाकी के 6,000 तुम्हारे खुद के काम आएंगे, आंटी बोली और कमरे से बाहर निकल गई। वक्त और हालात में जब इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है तो इस पर भी चल ही लेंगे हम, जानू खुद से बोली और फिर स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ पेपर्स देखने लगी जो कि उसे लेकर कल स्कूल में जाकर ज्वाइन करना था। दिया की विदाई करा के अंबिका और उसका परिवार वापस अपने घर आ गया। सबके ही मन उदास थे जानू के डिसीजन से। दिया और श्रेयांश के लिए सब लोग खुश थे और उनके खास दिन को स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। अंबिका ने गहरी सांस लेकर अभिमान की तरफ देखा। अभिमान ने पलके झपकाए। बड़ी माँ चलिए दोनों का गृह प्रवेश तो अच्छे से कीजिए, और फिर उसके बाद की भी तो रस्में होती है वह भी करनी है। उस दिन मम्मी बोल रही थी ना कि मैंने और रिद्धि दीदी ने तो चुपचाप से शादी कर ली, पर अब सारी की सारी कसर श्रेयांश और दिया की शादी में निकालनी है हम लोगों को। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा तो अमृता के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने खुशी खुशी दिया और श्रेयांश का गृह प्रवेश कराया और उसके बाद और भी छोटी मोटी रस्में करने के बाद दोनों का मंदिर में पूजन कराया। सब चीज हो रही थी पर सबके चेहरे पर एक उदासी थी, पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अब उन लोगों ने तय कर लिया था कि जानू के साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं करेंगे। सभी रस्मों के बाद सबका डिनर हुआ और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। अमृता ने दिया को भी श्रेयांश के कमरे में छोड़ दिया। क्या तुम्हें मैं गलत लग रही हूँ श्रेय, या जाह्नवी गलत लग रही हैं? दिया ने श्रेय की तरफ देखकर कहा। सच कहूं ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मानता हूं कि भाभी के साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, पर सोचने वाली बात यह है कि भैया उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ मैं मानता हूं कि उनके जीवन में आने का उद्देश्य गलत था, पर भाभी की लाइफ में आने के बाद अभिमान भैया ने कभी भी उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह उन्हें प्यार करने लगे थे। उन्हें तो यही सिखाया गया था ना कि उन्हें बदला लेना है, तो इसमें क्या गलती। बचपन से जिस तरीके से छोटी माँ ने मुझे सिखाया कि मुझे ये बिजनेस संभालना है तो मैं इतनी कम उम्र में ही बिजनेस संभालना सीख गया। ठीक उसी तरीके से उन्हें सिखाया गया कि उन्हें बदला लेना है तो उन्होंने बदला लेने की तरफ कदम बढ़ाया। पर यह भी तो सोचो कि जब उन्हें भाभी से प्यार हो गया तो वह बदला भूल गए। सबके विरोध में जाकर उन्होंने भाभी को बचाया, उनसे शादी की, उन्हें यहां से लेकर गए, यहां तक कि जाह्नवी भाभी के लिए सबके खिलाफ खड़े हो गए, छोटी माँ के खिलाफ भी गए। एक तरीके से देखा जाए तो अब इन सब में गलती अभिमान भाई की भी नहीं है। श्रेय बोला। दिया बस उसकी बात सुन रही थी। पर इस समय भाभी बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव में है और मैं नहीं चाहता था कि उनके ऊपर और दबाव आए, इसलिए मैंने तुम्हारा और उनका साथ दिया क्योंकि हर इंसान को थोड़ा स्पेस और सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। शायद जाह्नवी भाभी वही टाइम चाहती है। इस समय अगर उनके साथ जबरदस्ती की जाएगी, उन पर दबाव डाला जाएगा तो उनका और भैया का रिश्ता शायद कभी नॉर्मल नहीं हो पाए। जबकि कुछ दिन अकेली रहेगी, समझेगी तो वह भैया की स्थिति भी समझ पाएंगी और फिर शायद उन दोनों के रिश्ता इतना मजबूत होगा कि कोई भी उससे कमजोर पाएगा। श्रेयांश बोला। दिया ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? श्रेयांश बोला। नहीं गलत नहीं कहा, पर विश्वास नहीं हो रहा कि यह तुम ही हो। मतलब तुम इतने समझदार भी हो सकते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। इतना कुछ आता है तुम्हें? दिया ने कहा तो श्रेयांश ने उसकी कमर में हाथ को लपेट उसे अपने करीब कर लिया। अभी तुमने ठीक से मुझे जाना ही कहा है और बहुत कुछ आता है मुझे, श्रेयांश ने शरारत से कहा तो दिया की आंखें बड़ी हो गई। ठीक है, जो आता है वह बाद में, पर अभी बहुत थकान हो रही है और मुझे सोना है, दिया ने इठलाते हुए कहा। ऐसे कैसे सोना है मैडम, आज तो वेडिंग नाइट है हमारी, समझी, और अभी अभी तो तुमने कहा कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो जरा देख तो लो कि क्या क्या आता है। श्रेयांश बोला और अगले ही पल उसने दिया के होठों को अपने लिबों की कैद में लिया और दोनों डूब गए एक दूसरे के प्यार में। तारांकन 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 तारांकन। उधर अंबिका और वैभव के कमरे में अंबिका परेशान और उदास बैठी थी। वैभव ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अंबिका ने भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। अंबिका परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा समय दो मुन्ना को भी और जाह्नवी को भी। वैभव बोले। आपको लगता होगा कि यह सब मेरे कारण हो गया है,
आपने तो मुझे पहले ही कहा था ना कि ऐसा हो जाएगा। अंबिका बोली, हाँ मुझे डर था इस बात का, पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि सबकी जिम्मेदार तुम हो। हम सब बराबर जिम्मेदार है। हाँ डिसीजन तुमने लिया, पर तुम्हें रोका भी तो किसी ने नहीं। हम सब की सहमति थी तुम्हारे साथ, तभी तो तुम इतना सब कुछ कर पाए। मैं मानता हूं कि चीजें गलत हुई और ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर जो बीत गया उसे नहीं बदला जा सकता। अब सिर्फ आगे वाले समय को सही करने के बारे में हम सोच सकते हैं। हमसे भूल हुई और वह भूल आज नहीं हुई है, सालों पहले हुई है, जब हमने बदले की भावना के चलते इतना गलत प्लान बनाया। पर अब सब सही करना है और वह सही धीमे धीमे करके ही होगा, और मुझे विश्वास है कि तुम और मुन्ना मिलकर सब सही कर दोगे। वैभव बोले। अंबिका ने उनके कंधे से सिर टीका लिया और अपने मन ही मन में विचार करने लगी कि आगे क्या किया जाए कि अभिमान और जानू का रिश्ता नॉर्मल हो सके। इधर अभिमान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था। कानों में अभी भी जानू के कहे शब्द गूंज रहे थे और आंखों में गहरी लालिमा छाई हुई थी। जानता हूं तुम तकलीफ में हो, इसीलिए अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें समय चाहिए तो समय लो, बस तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, तो वह मैं हर हाल में निभाऊंगा। तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, पर मेरी नज़र हर पल तुम्हारे ऊपर होगी ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। अभिमान ने खुद से ही कहा कि तभी उसका फोन बज उठा। फोन राजू का था। अभिमान ने फोन पिक किया। हेलो राजू, क्या पता चला? अभिमान ने पूछा। सर, जाह्नवी मैडम ने सिटी सेंटर के एक घर में रहना शुरू किया है। घर में एक बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी है। महिला रिटायर्ड है, पहले सरकारी नौकरी में थी, अब रिटायर्ड है। उनकी बेटी यही मेडिकल कॉलेज से कोई स्टडी कर रही है। वह क्या कहते हैं, मनोचिकित्सक है। जाह्नवी मैडम ने उन्हीं के घर के एक कमरे में रहने का निर्णय लिया है, और पता चला है कि पास ही में एक प्ले स्कूल है, वहां पर उन्होंने नौकरी की बात कर ली है। 7,000 महीने पर उन्हें वहां रखा गया है। कल से शायद वह नौकरी ज्वाइन कर लेंगी, तो उससे उनका खर्चा चल जाएगा, और शायद घर का किराया भी। राजू ने कहा, ठीक है, नजर रखो बस। इसी तरीके से उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि रणविजय अब तक हमारे कब्जे में नहीं आया है, और मुझे पता चल चुका है कि वह इंडिया आ चुका है, तो बस वह कहीं जानू को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अभिमान ने कहा, जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। राजू ने कहा और कॉल कट कर लिया। ये कैसी जिंदगी चुनी है जानू, क्यों कर रही हो ऐसा? 7,000 महीने की नौकरी, मेरी वाइफ होकर, करण की बहन होकर, तेजा चाचा की बेटी होकर तुम 7,000 महीने की नौकरी करोगी? कैसे काम चलेगा तुम्हारा 7 की नौकरी में? 7,000 महीना। अभिमान के दिमाग में ये शब्द हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूं। तुम्हें खुशियां देने का वादा करते करते तकलीफ दे गया, पर कोई बात नहीं, अगर आज तकलीफ आई है तो खुशियां भी जल्दी ही आएगी हमारी लाइफ में। और बस मैं उसे दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे दिल से माफ करके दिल से अपनाओगी, और मैं जानता हूं कि वह दिन जरूर आएगा। और अगर नहीं आया तो भी मैं जिंदगी भर तुम्हारी माफी का और तुम्हारे वापस मेरी जिंदगी में आने का इंतजार करता रहूंगा। अभिमान ने कहा और फिर आकर बिस्तर पर लेट गया, पर आंखों में नींद नहीं थी। बेचैनी से करवटें बदलते ऐसे ही जानू को याद करते करते कब उसकी नींद लगी उससे पता ही नहीं चला। रमा वापस आगरा पहुंच गई, और वहां जाकर जब उसने घर वालों को जानू और मान के बारे में बताया तो सबको बहुत तकलीफ हुई, पर सब जानते थे कि अब उनका ना ही तो जाह्नवी पर इतना अधिकार है और न ही जाह्नवी किसी के समझाने से समझने वाली है। करण और रिद्धिमा अभी घर नहीं आए थे। रमा जानती थी कि अगर जानू को कोई समझा सकता है तो करण है, और वो करण की ड्यूटी खत्म होने और उसके वापस आने के इंतजार में थे कि कब सीएम के सिक्योरिटी से करण और रिद्धिमा की ड्यूटी हटे और वह लोग घर आए तो वह उन्हें जानू के बारे में बताए। तेजा के घर में भी सब उदास थे। पूरे घर में शांति पसरी हुई थी। एक तो आज दिया की विदाई हुई थी। वैसे भी कहते हैं कि बेटी की विदाई के बाद घर सूना हो जाता है, और वही दूसरा जाह्नवी का इस तरीके से चले जाना सबको तकलीफ दे गया था। पर सब उसकी स्थिति समझ रहे थे और उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जबरदस्ती से जानू नहीं समझने वाली है, नहीं मानने वाली है। पर फिर भी बुरा तो सबको लग रहा था। तेजा की भाभी और सविता की आंखें रह रहकर भर आ रही थी। अर्जुन बेटा, जानू कहाँ है, किस हाल में है, उसका पूरा ध्यान रखना। भले वह इस घर में नहीं है, पर इस घर की बेटी है, उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अर्जुन की मां ने कहा, आप चिंता मत कीजिए मां, मेरे आदमी चारों तरफ है। जिस एरिया में वह रह रही है वहां पर भी मैंने अपने आदमियों को लगा दिया है।
किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। बाकी हम उसके सामने जाकर तो यह नहीं कर सकते ना कि उसकी मदद कर दें। वह नहीं मानेगी और हो सकता है वहां से कहीं और चली जाए। अभी कम से कम इसी शहर में है तो उस पर नजर रख सकते हैं और उसकी मदद भी कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक है बेटा। अर्जुन की मम्मी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना जाने क्यों खुशियां मेरे दामन में टिकती ही नहीं। सविता ने दुखी होकर कहा। अर्जुन की मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ भाभी, हमेशा ऐसा होता है। अच्छा खासा इनके साथ शादी करी थी। मैंने सोचा था जिंदगी में खुशियां होगी, पर एक तूफान आया और सब कुछ बिखर गया। यह मुझसे अलग हो गए, मेरी बच्ची अलग हो गई, और सालों बाद जब सब मिले तो मुझे लगा कि अब सब सही हो जाएगा, पर नहीं। अब देखिए ना जानू ने कैसी जिद पकड़ रखी है। समझना ही नहीं चाहती कोई भी बात। जब तक मेरी बच्ची सुखी नहीं होगी मुझे खुशी कैसे मिलेगी। मेरा दिल भी बेचैन है जानू की वजह से। बस वह एक बार वह खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आए तो मुझे भी खुशी मिल जाए, वरना मेरी खुशी भी अधूरी है। सविता बोली, तुम चिंता मत करो सविता, आज वह नाराज है इसलिए ऐसा कर रही है। हम उससे मिलने जाएंगे और उसे मनाने की कोशिश करेंगे। वह जरूर मान जाएगी, तेजा ने सविता समझाया, और फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सब लोग जानू के लिए परेशान थे तो वही सबको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। क्या जाह्नवी वापस आएगी या नहीं आएगी, और आएगी भी तो कैसे आएगी। कौन समझाएगा उसे और वह कैसे समझेगी। अगले दिन से जानू ने उस प्ले स्कूल में ज्वाइन कर लिया और वहां पर बच्चों के साथ अपने दर्द और तकलीफ को भुलाने की कोशिश करने लगी। अर्जुन, तेजा और अभिमान के लोग हर समय उसके आसपास थे और इस बात को जानू भी बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर उसने बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं दिखाया कि वह जानती है। एक हफ्ते का समय निकल चुका था। जानू धीरे धीरे खुद को नॉर्मल कर रही थी तो वही अभिमान के घर में दिया और श्रेयांश की लाइफ भी एकदम मस्त हो गई थी। 2 दिन बाद अभिमान ने दोनों को हनीमून के लिए गोवा भेज दिया ताकि कुछ समय यहाँ की टेंशन से दूर रहकर दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। जाने से पहले दिया जानू से मिलने आई थी और अपने जाने के बारे में बताया। सुनकर जाह्नवी बहुत खुश हुई थी और उसने दिया को ढेर सारी बातें समझाई और खुशी खुशी विदा किया। उधर आगरा में करण और रिद्धिमा की लगातार ड्यूटी चल रही थी क्योंकि चुनाव का समय था। आज दोनों का काम कुछ खत्म हुआ तो दोनों घर आए। कैसी रही मम्मी दिया और श्रेयांश की शादी। बड़ा मन था जाने का, पर ड्यूटी के चक्कर में हम लोग जा ही नहीं पाए। करण ने हॉल में बैठते हुए कहा। हाँ माँ, कैसा रहा सब कुछ। मेरा तो भाई है फिर भी मैं नहीं जा पाए। बड़ा ही बुरा लग रहा था मुझे, पर क्या कर सकते हैं, ये पुलिस की नौकरी ऐसी है, कभी भी ड्यूटी आ जाती है। रिद्धिमा बोली, चिंता मत करो, आप दोनों फ्री हो तब जाकर उन लोगों से मिल लेना जब तुम्हारा मन करे। बाकी शादी बहुत अच्छे से हो गई, सिर्फ एक बात को छोड़कर। रमा ने कहा तो रिद्धिमा और करण ने उनकी तरफ देखा। एक बात को छोड़कर क्या हुआ मतलब? करण ने कहा तो रमा ने जानू और अभिमान की सारी बातें करण को बता दी। करण ने रिद्धिमा की तरफ देखा तो रिद्धिमा के चेहरे पर टेंशन आ गई। मुझे इसी बात का डर था, मैं जल्दी ही उसे जाकर समझाता हूँ, पर उससे पहले कोर्ट की हियरिंग देखनी पड़ेगी। केस लग गया है और जल्दी और तारीख भी मिल गई है। बस अब अंबिका आंटी को खबर करनी है और साथ ही साथ अविनाश गोयल को भी। 3 दिन बाद हियरिंग है, देखते हैं क्या होता है केस में। करण ने कहा, पर बेटा जाह्नवी से मिलना भी तो जरूरी है तुम्हारा। रमा बोली, एक बार यह इसकी हियरिंग हो जाए उसके बाद जानू से मिलने चला जाऊंगा, पर इस समय जाना मुश्किल होगा मम्मी। मैं भी चाहता हूं ये केस जल्द से जल्द खत्म हो और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि केस जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि पापा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और वह सब कुछ बोलने के लिए तैयार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है एक ही हियरिंग में केस खत्म हो जाए या ज्यादा से ज्यादा एक और हियरिंग होगी। करण ने कहा, ठीक है बेटा, तो पहले ये केस निपटा लो, उसके बाद जाह्नवी से जाकर मिलना और उसे समझाने की कोशिश करना। रमा ने कहा, जी मम्मी, और उसे भी थोड़ा समय मिलेगा सोचने के लिए। करण ने कहा और फिर उसने अंबिका को खबर कर दी कि उन्हें गवाही देने के लिए आना है और साथ ही साथ अविनाश गोयल को भी खबर कर दी। जानू से उसने फोन पर नॉर्मल बात की और उसका हाल चाल लिया। वैसे ठीक है न तू? मम्मी बता रही थी कि तुम अलग। करण ने बोलना चाहा, प्लीज दादा कुछ और बात करें। और हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। वक्त के थपेड़ों और जिंदगी के अनुभवों ने मजबूत कर दिया है आपकी बहन को, तो अब फिक्र मत कीजिए। जानू बोली, ठीक है, ध्यान रखना अपना, आता हूँ जल्दी ही मिलने, और हाँ एक बात याद रखना, दादा तेरे साथ है हमेशा। करण बोला, जी दादा जानते हैं हम। जानू बोली और फिर कॉल कट कर दिया।
केस की तारीख वाले दिन अविनाश गोयल और अंबिका सब लोग कोर्ट में हाजिर थे। अंबिका का पूरा परिवार भी वहां था। रविंद्र पटेल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कोर्ट को सारी सच्चाई बता दी। उसके कबूलनामे के बाद सेंगर की किसी भी दलील की कोई कीमत नहीं रही थी, क्योंकि रविंद्र पटेल ने अपने साथ साथ सेंगर का नाम भी ले लिया था और उसकी गवाही पर पक्की मोहर लगा दी थी। अविनाश गोयल, अंबिका और सविता की गवाही ने निर्णय सुनाने के लिए कोर्ट से 3 दिन बाद की तारीख दी गई थी, इसलिए करण अब फिर से आगरा नहीं जा पा रहा था जानू से मिलने के लिए। और दूसरा, यहाँ पर भी उसका डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था, क्योंकि इस समय पर चुनाव सिर पर था और लगातार रैलियां हो रही थी। इस समय पर व्यवस्थाएं बनाना पुलिस के ऊपर ही आ जाता है। पर उसने फिर से जानू से कॉल करके बात की थी, पर जानू ने कुछ भी बात समझने से और मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, मैं आकर तुमसे बात करूंगा, करण ने कहा, और उसके बाद वहां जाकर ही जानू को समझाने के बारे में उसने तय कर लिया। इन्हीं सब में 15 दिन का समय निकल गया और अब जानू को अभिमान का घर छोड़े 1 महीने से ज्यादा हो गया था। इस बीच अभिमान हमेशा उसके आसपास रहता था, पर उसने जानू के पास आकर उससे कुछ नहीं कहा, पर जानू को उसके आसपास होने का पता था। जाने अनजाने वो जानू की मदद भी करता और उसके कंफर्ट का भी ध्यान रखता। इन दिनों जानू गुंजन से बहुत घुल मिल गई थी। घंटों बैठकर उससे बात करती और उसकी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाती। बाकी समय उसका स्कूल में निकल रहा था। दिया अक्सर आकर उससे मिलती और उसे समझाती थी। कुल मिलाकर यहाँ आने के बाद जाह्नवी मानसिक तनाव से काफी हद तक उबर गई थी। कभी कभी अभिमान, तेजा और अर्जुन के लोगों के कारण वो परेशान होती थी। उसे अपने पास राजू, उसके लोग तो कभी तेजा और अर्जुन के लोग दिखाई दे जाते थे। इस बीच तेजा, सविता, अर्जुन और हिना सब लोग जानू से मिलने के लिए आए थे और उसे समझाने की कोशिश भी की थी, पर जाह्नवी ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। किसी ने भी उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि कोई भी उसे और ज्यादा मानसिक परेशान नहीं करना चाहता था। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था और इस बीच दूसरी हियरिंग भी हो गई थी और उसी के साथ पटेल और सेंगर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और साथ ही कुछ आर्थिक जुर्माना भी उन्हें देने के लिए कहा गया था। सेंगर को सजा मिलते ही रणविजय का दिमाग पूरी तरीके से भन्ना गया था। कहाँ वह पूरी कोशिश में था कि किसी भी तरीके से अपने बाप को बचा ले, पर पटेल और अविनाश गोयल की गवाही के बाद रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। इन सब का कारण तू है जाह्नवी पटेल, और अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। भले तुझे अभिमान ने नहीं मारा हो, भले तुझे तेरे बाप ने छोड़ दिया, पर मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे तुझे अपने कदमों में नहीं झुकाना है, नहीं तुझे अपने बेडरूम में लाना है। अब मुझे तेरी जान लेनी है और वह मैं लेकर रहूंगा, और उसके बाद यहाँ से वापस विदेश चला जाऊंगा। रणविजय ने अपने मन में प्लानिंग कर ली और वह भी जाह्नवी के बारे में पता लगाने में लग गया। मम्मी केस से फ्री हो चुके हैं हम लोग, और मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह में और रिद्धिमा जानू से मिलने चले जाते हैं, और अब तो दिया और श्रेयांश भी अपने हनीमून से वापस आ गए होंगे। उन दोनों की शादी को भी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो उन दोनों से भी मुलाकात हो जाएगी। करण ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुमने ऐसा सोचा। तुम चले जाओ, जानू की शादी को तो 2 महीने होने को है, 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है उसे अभिमान से अलग रहते हुए। रमा बोली, इसलिए तो मम्मी हम दोनों जा रहे हैं, एक कोशिश करके देखते हैं। अब तक शायद जानू का दिमाग भी थोड़ा शांत हो गया होगा और गुस्सा भी कम हो गया होगा, करण ने कहा, और फिर रिद्धिमा के साथ आगरा निकल गया। करण और रिद्धिमा पहले अंबिका के पास उनके घर गए और वहां सब लोगों से मिले। सारी बातें ठीक से जानकर समझकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। मुझे लगता है छोटी माँ की अच्छा ही हुआ जो आप लोगों ने कोई जबरदस्ती नहीं की जानू के साथ। उसे थोड़ा समय दिया सोचने समझने के लिए, क्योंकि जिस तरह हट वह हुई है उसके हिसाब से उसे थोड़ा तो समय चाहिए होगा ना। रिद्धिमा बोली, हाँ बेटा, वैसे बीच बीच में हम लोग जाते रहे हैं उससे मिलने के लिए, पर हम लोगों ने ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की उससे, बस उसे समझाया जरूर कि हमारे साथ आ जाए, पर अब वह आना नहीं चाहती। अमृता बोली, तेजा और उनके परिवार के लोग भी कई बार जा चुके हैं जानू से मिलने के लिए, पर वह वहां आने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अंबिका बोली, आप चिंता मत कीजिए आंटी, आज मैं जा रहा हूं उससे बात करने के लिए। एक बार मैं उससे समझता हूं, फिर आप लोग भी उसके थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। हो सकता है कि वहां आने के लिए तैयार हो जाए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। रिद्धि, तुम इन लोगों को लेकर 1-1.5 घंटे बाद आ जाना, थोड़ा सा टाइम मुझे दो, पहले मैं बात करता हूं, करण ने कहा और वहां से निकल गया। वह जानू से मिलने के लिए गुंजन के घर गया। करण को देखते ही जानू के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और वह जाकर करण के गले लग गई। आ गई आखिर आपको हमारी याद,
कब से हमें इंतजार कर रहे थे कि कब आप हमसे मिलने आएंगे, पर आपको अपनी बहन की फिक्र ही नहीं है। बस यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद से आपको कोई मतलब ही नहीं है हमसे। जानू भावुक होकर बोली, कैसी बातें करती है, कहाँ है, ना बच्ची है तू मेरी, थोड़ा चुनाव की वजह से बिजी था, ड्यूटी थी, फिर तुमसे फोन पर बात करके लगातार तो खबर ले रहा हूँ। और फिर चिंता क्यों करूंगा, यहाँ पर तो तेरे दो परिवार है, एक मायका है एक ससुराल है, फिर क्यों चिंता होगी मुझे। वह लोग भी तो है ना तेरा ध्यान रखने के लिए, करण ने कहा तो जानू के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। क्या हुआ, अब तक नाराज हो क्या, अभिमान से नाराज है या नहीं है पता नहीं है दादा, पर न जाने क्यों कुछ टूट सा गया है। दिल ही नहीं करता है जाने का या उनके साथ रहने का। ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही जिंदगी बीता देते हैं। जाह्नवी बोली, अगर ऐसा है तो तू मेरे साथ चल, आगरा में रहना, वह घर भी तो तेरा है, जब तेरा मन अच्छा हो जाएगा तब तू आ जाना यहाँ वापस। करण बोला, हाँ दादा जानते हैं हम कि वह घर भी हमारा है, पर अभी हम खुद को समझना चाहते हैं। कहा था ना आपसे जब उस घर से निकले थे, खुद की तलाश में जाना है। खुद से तो मुलाकात नहीं हुई, पर कई सारे राज खुल गए और कई सारी असलियत सामने आ गई, कई नए चेहरों से मुलाकात हो गई। जानू के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आए। अच्छा बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है, करण ने कहा और जानू के साथ अंदर कमरे में आकर बैठ गया। जाह्नवी ने उसकी तरफ देखा। देख जानू, मैं जानता हूं कि अभिमान की वजह से तुम बहुत हठ हो, पर विश्वास मानो तुमसे शादी करने से पहले अभिमान से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे अपने बारे में सारा सच बता दिया था और सच जानकर भी मैंने परमिशन दी थी, क्योंकि पास्ट को छोड़ दो तो आज के समय में उसकी हर बात में सच्चाई थी। मुझसे परमिशन लेकर मेरे कहने पर ही उसने तुमसे शादी की थी, इसलिए यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं किया है, करण ने जानू से कहा। जानू ने आश्चर्य से देखा। हाँ मैं मानता हूं कि उसका तरीका गलत था, उसकी पहले की प्लानिंग गलत थी, पर तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद, समझने के बाद उसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की और ना ही तुम्हारी जान लेने की। उल्टा उसने सबसे लड़ाई की, सबसे झगड़ा किया तुम्हारे लिए, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश की। करण ने जानू को समझाया, हम आपकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं दादा, पर न जाने क्यों दिल गवाही नहीं दे रहा है उस इंसान के साथ रहने के लिए जो धोखे से हमारी जिंदगी में शामिल हुआ था। जानू बोली, कई बार आधा सच हमें दिखाई देता है, जबकि आधा सच कुछ और होता है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। तुम एक बार दूसरा पक्ष भी तो सुनने की, समझने की कोशिश करो, करण ने कहा। हम भी यही सोच रहे हैं और साथ ही उन्हें कुछ बताना भी है। जानू बोली कि तभी बाकी लोग भी कमरे में आ गए, जिनमें अभिमान भी था। जानू ने आश्चर्य से सबकी तरफ देखा और एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर आई। वो सब लोग पहले भी उससे मिलने आ चुके थे और अक्सर उसे मनाने की और उसे वापस ले जाने की बात करते थे, पर आज इस तरीके से सब एक साथ आए थे कि जानू को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। प्लीज जाह्नवी, अब छोड़ो भी यह सब, चलो ना घर वापस, अभिमान ने कहा। हाँ जानू बेटा चलो, कब तक नाराज रहोगी, एक गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं, तुम हो कि जिद पकड़ कर ही बैठी हो, अमृता बोली। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।